गुड मॉर्निंग। तो इस नए चैप्टर में ये हमारा आनुवांशिकी चैप्टर है। आप सबका स्वागत है। मैं अभिमन्यु सर, समझाने वाला सर। तो शुरू करते हैं। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन नामक शहर में पादरी थे। इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने उद्यान मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए तथा उसका विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम हैं। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम वॉल्डेयर ने प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं जीन कहलाती हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजेन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व आरएनए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है। पहला नाइट्रोजनी बेस प्यूरिन एवं पिरीमिडीन, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा फॉस्फेट। प्यूरिन बेस एडेनिन तथा गुआनिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। पिरीमिडीन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायनशास्त्री फ्रेडरिक मीसर ने की थी।
सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेता है। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ध्यातव्य है कि डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए आनुवांशिक विज्ञान का जनक भी मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है जी.जे. मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था गार्डन पी मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए जो अधोलिखित हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम एवं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। जीन्स का चित्रण। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वॉल्डेयर 1888 थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं। जैसे रियो वायरस में जीन है डीएनए का एक भाग। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड 1 लाख अणु होते हैं। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या अस्थिर रहती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व अस्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
बारबरा मैकलिंटॉक। प्लवमान जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैकलिंटॉक थे, जिन्होंने 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवांशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवांशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजेन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया महत्वपूर्ण योगदान है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? टायरोसिन। एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक एमिनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार की न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन व साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा राइबोस तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडिनिन, गुआनिन, यूरैसिल व साइटोसिन होता है। डीएनए की खोज किसने की? उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मीसर ने की थी। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलिनी संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। राइबोजाइम्स होते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के एक उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच
तथा सिडनी ऑल्टमैन को वर्ष 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अग्रलिखित व्यवसायों में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? एक्सरे तकनीक एक्सरे तकनीकज्ञ। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अगला चैप्टर है जैव उर्वरक, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।